प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स जैसे कि पता है आपको कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास विशेषतः यूजीसी नेट के मित्रों के लिए है। काफ़ी दिनों बाद मेरी क्लास आ रही है। सबको पता है कि मैं घर पर नहीं थी और वहाँ पर फ्रेंड्स पता है मम्मी के यहाँ से एक वीडियो डालने की सबसे समस्या ये थी कि वहाँ पर नेटवर्क स्लो होता है, तो वीडियो की क्वालिटी भी कहीं न कहीं ठीक नहीं रहती थी। इसलिए वीडियो मैंने नहीं अपलोड किया और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये यूनिट 3 से है। कई मित्रों का कहना था कि मैम इकाई 3 से का जो भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वहाँ से वीडियो बनाएँ, है ना? तो इस प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा। केवल मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर तैयार कर सकते हैं, है ना? तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न बनता है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु, ठीक है? प्रतिभा अपूर्व वस्तु, माफ करना, ये बच्चों की मेरे शरारत है। हाँ, कर्सर ये बच्चे ही खराब करते हैं, ठीक है? प्रश्न है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा के संबंध में यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना चाहूँगी। मैं अक्सर ही कहती हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ पर आएँ, तो पेन कॉपी साथ में लेकर रखा करें और आप अपना आंसर चाहें तो चूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर का चयन कर सकते हैं, इसके बाद मेरे आंसर को भी आप टिक कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कि यह कथन किसका है, तो ये देखो प्रतिभा के संबंध में अभिनव गुप्त ने कहा है, ठीक है? बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा-सा मैं रुक कर आपको बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स वहीं पर भामह ने कहा है कि काव्य तू जायते जातु कस्यचित् प्रतिभा भावतः, ऐसा भामह कहते हैं। और भामह का यह कथन प्रतिभा के संबंध में कई बार या काव्य के संबंध में कई बार पूछा गया है, ठीक है? आपको प्रतिभा और साथ ही साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी देखना है कि व्युत्पत्ति के संबंध में क्या राजशेखर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति है, ठीक है? वहीं पर अभ्यास को भी थोड़ा-सा आप देख लेना। बाकी यहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रतिभा के संबंध में कथन आता है कि प्रज्ञा नव नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता, है ना? ये भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। भट्टारक का कथन है। फिर वहीं पे थोड़ा-सा जगन्नाथ के कथन है, वो भी आप देख लेना, है ना? अभी मम्मट का कथन भी पिछले वर्ष पूछा जा चुका है कि शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेष है, ठीक है? प्रतिभा के संबंध में कहा गया है। तो आप थोड़ा-सा प्रतिभा के संबंध में आपके पास जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना। आगे जैसे ये टॉपिक जिनको मैंने लिया है, मैं अक्सर कहती हूँ कि ऑप्शन में मैंने उन्हीं को हम लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, तो इनके ग्रंथों को आप देख लेना। इन्होंने अपने ग्रंथों में अलंकार या काव्य दोष, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से असंगति का हमें चयन करना है। अब आपको देखो प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ चुका है कि ये हमने कहाँ से लिए हैं, है ना? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये फ्रेंड्स अनुभाव के 4 अंग माने गए हैं, 4 भेद माने गए हैं, है ना? रस में हमने पढ़ा है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ये अनुभाव से रिलेटेड है, ठीक है? अनुभाव से हमें हमें यहाँ पे असंगत युग का चयन करना है कि कायिक शरीर से संबंधित चेष्टाएं हैं, वाचिक स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभाव हैं, आहार्य भोजन ग्रहण करने की विधि है, सात्विक तत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से असंगत कौन है, ठीक है? ये आपका एक चैलेंज प्रश्न है। बस केवल एक चैलेंज प्रश्न है, दूसरा नंबर, और सभी को दूसरे नंबर का आंसर देना है ना? सबने पढ़ा है, सभी को आंसर देना है। मैं चाहती हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, यही मैं उम्मीद करके बैठी हूँ क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम आपके मई में ही होने वाले थे। काफ़ी ज़्यादा आपको समय मिला है कोरोना के चलते हुए, तो इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार प्रमुखतः कितने रस माने गए हैं, ठीक है? बात यहाँ प्रमुखता की हो रही है, ठीक है? यदि पेपर में इस तरह का कुछ आता है, तो आपको बड़े ध्यान से करना है। यदि मैं ये कहूँ, है ना, कि आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी है, लेकिन प्रमुख रूप से वो 4 रसों को मानते हैं, ठीक है? प्रमुख रूप से उन्हें 4 रसों को माना है। यदि परीक्षा में आपके पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार वो प्रमुख 4 रस कौन से हैं या फिर उन 4 रसों में से एक आपको असत्य का चयन करना है, इस तरह का प्रश्न बनता है, तो अब याद रखें कि श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स यही प्रमुख 4 रस थे, है ना? और फिर इसके बाद इन्होंने और 4 रसों को प्रधानता दी थी। लेकिन जो इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, प्रमुख माना है, वो 4 रस यही हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। ठीक है?
और रस हैं जिनको आप थोड़ा सा देख लेना, है ना, कि नौवां रस किसने माना है, 10वां रस किसने माना है ना। इनका स्थायी भाव तो ऑलरेडी आपने कब से पढ़ के रखा है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ पर 4 हमारा बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है, देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। अच्छा, आज जितने मैंने प्रश्न लिए हैं, मैंने पहले ही कहा कि टॉप 10 है, ठीक है, टॉप प्रश्न है ये, इस पैटर्न के प्रश्न बनते हैं, है ना। इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लिया है कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्म गुणा, उपयुक्त पंक्ति किसकी है, ठीक है, किसकी पंक्ति है, वामन आचार्य भामह दंडी या रुद्र की। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 4 नंबर का ए नंबर करेक्ट है, वामन की है, ठीक है, वामन की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित में से अलंकार की संख्या मानने वाले आचार्यों में हमें असंगत युग्म का चयन करना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये अलंकार की संख्या मानने वाले, और दूसरा ये होता है कि काव्य दोष और काव्य गुण की संख्या मानने वाले विद्वानों को आपने बताना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार माने, है ना, वेद व्यास ने कितने माने, भामह ने कितने माने, दंडी ने, उद्भट ने, देख लेना। यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि हमें असंगत बताना है, तो मम्मट ने 67 माने हैं, ठीक है, मम्मट ने 70, उनका काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश में 67 माने हैं। फिर वहीं पर बामन की बात करूँ तो बामन ने अलंकार काव्य सूत्र में 33 माने हैं। फिर वहीं पर दंडी की बात करूँ तो आचार्य दंडी ने काव्य दर्श में 35 माने हैं। फिर भामह की बात करूँ तो भामह ने काव्यालंकार में 39 माने, ठीक है, 39 माने, ठीक है, 39 माने हैं, ना कि 40। तो ये हमारा डी नंबर जो है फ्रेंड्स वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। उन्होंने केवल 39 ही माने हैं, 40 नहीं माने हैं। तो थोड़ा सा आप देख लेना इन चीजों को, किस ग्रंथ में कितने अलंकार इन्होंने हमारे आचार्यों ने माना है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे फिर एक प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न बनता है कि ध्वनिरात्मक काव्य के समर्थन में कौन से आचार्य शामिल नहीं है। अभिनव अभिनव गुप्त, जगन्नाथ, विश्वनाथ, आनंद वर्धन, ठीक है, इसको देखिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न बन रहे हैं इकाई 3 से, है ना। और जैसे इकाई 3 से आचार्यों की उक्तियां पूछ ली जाती है, या कौन से आचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, या पहले कौन सा संप्रदाय आता है, इस तरह का, माफ कीजिएगा, क्रमानुसार कई बार प्रश्न लगाने के लिए आता है। अब यहाँ पर यदि पूछ लिया जाए कि ध्वनिरात्मक काव्य के समर्थन में कौन कौन से आचार्य हैं जो शामिल नहीं है, कौन आचार्य शामिल है या कौन नहीं है, तीन चीजों को देख लीजिएगा। यदि आप रीति संप्रदाय पढ़ते हैं तो वहां भी ये चीजें आपको देखनी है कि रीति संप्रदाय को कौन, मतलब कौन कौन काव्य की यातना स्वीकार करते हैं, है ना, या किसने कहा कि विशिष्ट पदरचना रीति, है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है यहाँ से, मतलब आप इकाई 3 से यदि 10 से 12 प्रश्न भी बनते हैं तो भी आप बड़े आराम से इन प्रश्नों को सही कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, हमारा सी नंबर करेक्ट है कि ध्वनिरात्मक काव्य के समर्थन में शामिल नहीं है तो वो विश्वनाथ नहीं है, जबकि अभिनव गुप्त, मम्मट, जगन्नाथ, साथ ही साथ आनंद वर्धन, आप जानते हैं कि ध्वनि का संप्रदाय के प्रवर्तक ही स्वीकार किए जाते हैं। तो इन लोगों ने ध्वनिरात्मा, मतलब ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन है ये देखिए आपके इसमें टॉप दिया गया है ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आनंद वर्धन ने ध्वनि के विरोध में मतलब कितने भेद किए हैं, ध्वनि के विरोधियों के कितने भेद किए हैं, ये भी आप देख लेना, है ना। तो और थोड़ा सा देख लेना कि मम्मट क्या मानते हैं आनंद ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक में, ठीक है, आनंद वर्धन क्या ध्वनि को कहते हैं, है ना। तो ये चीजें आप थोड़ा सा देख लेना, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न बन रहे हैं तो थोड़ा डीप आप पढ़ें, क्योंकि इस बार प्रश्न भी इतना सामान्य नहीं आएगा। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते, ठीक है, उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते, उक्ति बताना है कि किसका है ये, है ना, किसका है। हम जानते हैं कि फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि उचित का भाव ही औचित्य है, ठीक है, हमने पढ़ा है उचित का भाव ही औचित्य है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर आचार्य क्षेमेंद्र, हम जानते हैं कि आचार्य क्षेमेंद्र जो है ना, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किसका है। कथन है कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति यहाँ बताना है किसका है, माफ कीजिएगा, वामन का, कुंतक का, भामह का, रुद्रट का, है ना। ये हमारा यहाँ पर हमें राइट आंसर का चयन करना है।
जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है, वामन ने। ठीक है, वामन ने माना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी, जब भी आप इन ऑप्शनों को इनके जो आचार्य हैं, इसके जो प्रवर्तक आचार्य हुए हैं संप्रदायों के, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आपको डाउट लग रहा हो तो आप एक पेज पर लिख रहे हैं ना, सभी आचार्यों का अलग अलग रीति संप्रदाय के कितने लोगों ने अपने कथन व्यक्त किए हैं रीति संप्रदाय के संदर्भ में, या फिर अलंकार संप्रदाय के संबंध में, या फिर ध्वनि के संबंध में। तो इसका आप अलग से चाहें तो एक छोटा सा टाइम मतलब एक चार्ट बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, यदि किसी को डाउट हो रहा है उनके लिए बता रही हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इस तरह चार्ट बनाया था, इसलिए मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ, दे रही हूँ। तो देख लीजिएगा आप लोग। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि आचार्य क्षेमंद्र ने औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं, है ना, 44, 27, 6 या 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा बी नंबर करेक्ट है। 27 भेद स्वीकार करते हैं आचार्य औचित्य के, आचार्य क्षेमेंद्र ने बताए हैं। वहीं पर आप देखना कि जब आनंदवर्धन औचित्य के संबंध में कुछ अपना मत व्यक्त करते हैं तो उन्होंने औचित्य के का जो विशद उल्लेख करते हैं तो 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 6 प्रकार बताए हैं किसने, आनंदवर्धन ने, लेकिन 27 भेद स्वीकार करते हैं ये हमारे आचार्य क्षेमेंद्र जी, है ना। तो देख लेना फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। अब आप कल अगली वीडियो में जब जब मेरी अगली क्लास आती है तो मैं भारतीय काव्य शास्त्र को से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास करूंगी। आप बता सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र का कौन सा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगली प्रश्नोत्तरी उत्तर बनने वाली, तो मैं कोशिश करूंगी उसको भी डिफाइन करने के लिए, है ना। तो क्लास के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।